हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स कैसे हुआ और कौन कौन सी इंटरमीडिएटरी मशीन्स बनी बिफोर डिजाइन बिफोर बिफोर ए फुली फ्लेज्ड डेवलप्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो हम बेसिकली देखेंगे फ्रॉम अबैकस। अबैकस को हम बोलते हैं जो abacus was initial machine used for counting और टू मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। ठीक है, तो की डेवलपमेंट्स इनमें क्या क्या थे, बीच में इंटरमीडिएटरी कौन कौन सी की डेवलपमेंट्स थी। ठीक है। ठीक है। सो हम वही मशीन्स देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट पे मेंशन की हुई है। ठीक है। जैसे हमारे पास अबैकस एक मशीन है जो बेसिक काउंटिंग मशीन है। ठीक है, इसको काउंटिंग फ्रेम भी हम बोलते हैं, जो इनिशियल डेवलप की गई थी 3,000 साल पहले। कहा जाता है कि मेसोपोटामियंस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज दीज मशीन्स फॉर काउंटिंग पर्पसेस। ठीक है, तो ये ना अरबिक जो नंबर है, अरबिक नंबर जो है उससे पहले की मशीन्स है। वो कम्युनिकेट करते थे आपस में, ऐसे ही काउंटिंग करते थे इन मशीन्स पे। ठीक है, तो बीच में इंटरमीडिएटरी बहुत सारी मशीन्स बनी, जैसे कि यहाँ पे एनालिटिकल इंजन है, एक और था डिफरेंशियल इंजन था, या पास्कल जो है, इसके बहुत सारे वर्जन, बीसों वर्जन इसके भी बने। लेकिन हम वही मशीन्स देखेंगे इस क्लास में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट में मेंशन की हुई है। ठीक है, सो की डेवलपमेंट्स है इन डेवलपमेंटल मशीन्स में, जैसे अबैकस है, पास्कल है जो पास्कल ने डेवलप की थी। उसके बाद थी 1834 में आई थी हमारे पास एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज की इजाद थी। और इसको हम बोलते हैं, इसने एक ना बेसिस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर्स तो इसी ने रखी है, जो चार्ल्स बेबेज की मशीन्स। इसीलिए हम कभी कभार बोलते हैं ना कि फाउंडर ऑफ कंप्यूटर में से चार्ल्स बेबेज का भी नाम आता है। ठीक है, इसके बाद हलमन हॉलर की टैबलेटिंग मशीन आई। ठीक है, उसके बाद एनवैक एनैक मशीन्स आई, जो जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हमने पिछले क्लास में देखा, जो जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो मशीन्स है, मॉडर्न डे मशीन्स। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ ट्रांजिस्टर्स का और आईसीज का, जिनकी मदद से रेवोल्यूशन पैदा हुआ इस इंडस्ट्री में, इस कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में। और जो आजकल हमारे पास मॉडर्न हाई एंड मशीन्स है, हाई एंड प्रोसेसर्स है, वो इनकी बेसिस है। उनकी बेसिस क्या है? ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। सो बेसिक ओवरव्यू हम देखेंगे इन मशीन्स का, थोड़ा सा डिटेल्ड ओवरव्यू। बेसिक ओवरव्यू तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन मशीन्स का क्या था। ठीक है, जो ये अबैकस था, ये सिविलाइजेशंस में था, जो 500 5000 3000 टू 5000 बीसी कहा जाता है, उनमें ये मशीन्स पाई जाती थी। इस अबैकस को हम काउंटिंग फ्रेम भी बोलते हैं, इसको हम काउंटिंग फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, इस काउंटिंग फ्रेम या अबैकस का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, अबंडेंट बीट्स, ये जो है होते हैं ना, इसमें इनको बीट्स कहा जाता है। ठीक है, ये इनको बीट्स कहा जाता है, बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या क्या हम कह सकते हैं? अबैकस वाज ये जो एक एक वुडन फ्रेम होता है इसमें, और रॉड्स होते हैं इसमें, रॉड्स या वायर्स होते हैं इसमें। तो इस पे इन रॉड्स और वायर्स पे क्या होते हैं, इन बीड्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, इनमें फिर मैकेनिज्म होता है कि जैसे इनसे काउंटिंग करते हैं। इसमें हम अपर डेक होता है, लोअर डेक होता है। ठीक है, यहाँ पे ईच बीड का वैल्यू 5 होता है, इस लोअर हेड में ईच बीट का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें ये आजकल भी यूज होती है फॉर चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट, ये मशीन्स आज भी यूज होती है। ठीक है, तो एक बेसिक थोड़ा ओवरव्यू था अबैकस के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक और मशीन आई हमारे पास, पास्कल, जो पास्कल की इजाद थी। ठीक है, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम इसको हम एक बेसिक कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं, बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेटर जैसे इसमें लेकिन इसमें दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे असल में, एक था एडिशन एंड दूसरा था सब्ट्रैक्शन। और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन था, वो कैसे परफॉर्म करते थे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाज परफॉर्म्ड
बाय रिपीटेड एडिशंस एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो उनसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम परफॉर्म कर सकते थे इन मशीन्स में, ठीक है। तो इस पास्कल लाइन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी, लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अराउंड इस पास्कल ने क्या किया, इसने अराउंड 50 प्रोटोटाइप्स बनाए पहले, बिफोर डिजाइनिंग द फुल फ्लेज्ड मशीन, ठीक है। 50 प्रोटोटाइप्स इसने बनाए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट सभी में कुछ ना कुछ फ्लॉ रह ही जाता था। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने से कामयाबी मिलती है। तो अराउंड 1642 से इसने स्टार्ट किया एंड 1645 में इसने एज एज ए प्रेजेंट वो ये किया, एज ए प्रेजेंट दिया, जो उस टाइम फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट किंग हुआ करता था, शायद, हाँ, किंग हुआ करता था, तो उनको एक प्रेजेंट के तौर पर ये मशीन का जो फाइनल वर्जन इसने प्रेजेंट किया था, पब्लिक में इन्होंने लाया वो 1645 में, ठीक है। तो इसकी जो पास्कल लाइन की आजकल जो यूरोपियन म्यूजियम्स है ना, उनमें नौ ये है, ये ना 9 कैलकुलेटर्स है आज इनके पास्कल के, क्योंकि इसने इसके बाद भी अराउंड 20 कैलकुलेटर्स या 20 मशीन्स जो मॉडिफाइड वर्जन थी इस पास्कल लाइन की वो डिजाइन की, ठीक है। तो अराउंड आजकल 9 उनमें से प्रेजेंट है जो यूरोपियन म्यूजियम में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आई आई हमारे पास एक और मशीन जो था एनालिटिक इंजन, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन थी, जिसने हमें मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की तरफ लाया, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज था इनके पीछे, इसके पीछे था चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज क्या करते थे, ये काम करते थे एक और मशीन पे, उसका नाम था डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंजन पे काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इसमें क्यों ना एक इनका असल में जो आइडिया था, इनका आइडिया था कि एक एडवांस्ड कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जाए, ठीक है, जो मैथमेटिकल टेबल्स प्रिंट करे, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका असल में आइडिया था। ये आइडिया इनके दौर में, इनकी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाई है उसमें, क्योंकि इनको फंडिंग के इश्यूज थे और इक्विपमेंट के भी इश्यूज थे, ठीक है। तो इस मशीन का ओनली एक पार्ट इसका 1871 में पब्लिक में लाया गया, एक पार्ट, मतलब पूरी मशीन नहीं, जो इनका डिजाइन था एक पार्ट 1871 में लाया गया, ठीक है, जो इनकी डेथ से पहले लाया गया, ठीक है। उसके बाद इस एनालिटिक इंजन को इनके बेटे ने ओवर मॉडिफाई किया, उनका नाम था हेनरी बेबेज, और 1910 में वो उन्होंने वो प्रोटोटाइप लाया दुनिया के सामने, ठीक है। तो जो ये एनालिटिक इंजन था, ये भी काम करता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो इसके पैरेलल में ही एक और साइंटिस्ट था, उनका नाम था पेरी पेरी लूडगेट था उनका नाम। तो वो एक मशीन बना रहे थे पैरेलली, जिस टाइम एनालिटिक इंजन पे काम हो रहा था चार्ल्स बेबेज के थ्रू, उसी टाइम वो काम कर रहे थे एक और मशीन के पे। तो वो लेकिन एडिशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे वो मशीन काम कर रही थी। ओके। तो ये एनालिटिक इंजन जो है, इसने बुनियाद रखी हमारी मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आई हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन। इसका जो इसके जो पीछे ब्रेन चाइल्ड था, हिज नेम वाज हर्मैन हलरिथ। तो इन्होंने असल में ये मशीन डिजाइन की, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, ठीक है। तो इसने पंच कार्ड्स यूज किए इनपुट के लिए, ठीक है। इसने पंच कार्ड्स का यूज किया इनपुट के लिए, ठीक है। तो पंच कार्ड बेसिकली क्या होता है, कार्ड स्टॉक होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फॉर्म होगा, इसमें हमारे पास कोई ये होगा, फिल करना होगा जेंडर, फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे होल को पंच करेंगे, एक जगह पे होल होगा तो इसका मतलब मेल होगा, अगर किसी और जगह पे पंच होगा, होल होगा, तो उसको उसका मतलब फीमेल होगा। मतलब इसी तरह ना ये होल्स की मदद से हम इनपुट देते हैं एक मशीन को। इसमें जो डेटा देते हैं वो देते हैं एक डिवाइस से, उसको बोलते हैं की पंच। तो की पंच से हम क्या करते हैं, मशीन इसमें इस पंच कार्ड में हम डेटा एंटर करते हैं या उसमें होल्स करते हैं, ठीक है। ये था हमारा टेबुलेटिंग मशीन के बारे में। टेबुलेटिंग मशीन ही हमारी बुनियाद बनी, जो इनके फाउंडर थे हेलमैन हेलरिथ। ये एक माइलस्टोन इन्होंने लाया
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो आज हमारे IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, उसका जो उनके जो फाउंडिंग है ना उनकी, उसकी जो मतलब इसी मशीन का एवोल्यूशन और इनके काम की वजह से इस IBM की बुनियाद रखी गई आगे आगे जाके। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास आ गई जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन, जो है हमारी ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन या कंप्यूटर साइंटिस्ट इनको कहा जाता है। उनका नाम था एलन ट्यूरिंग। ठीक है। एलन ट्यूरिंग, इनका इतना नाम है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, जैसे कि यू पीपल माइट बी नोइंग कि कंप्यूटर साइंस में नोबेल प्राइज नहीं होता है। नोबेल प्राइज नहीं होता है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन जो कोई भी साइंटिस्ट या जो कोई भी बंदा कंप्यूटर साइंस की दुनिया में कोई उतना अच्छा काम करता है, उसको ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। उसको ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज ए नोबेल प्राइज इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो इनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा है ट्यूरिंग का, एलन ट्यूरिंग का। तो एक्चुअली ये जो है ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था, ये असल में ट्यूरिंग मशीन एक आइडिया था बेसिकली। ये एक फुल्ली डेवलप्ड मशीन नहीं थी। इट इज ए काइंड ऑफ ना, वो हम कह सकते हैं एक थेरेटिकल कंसेप्ट था। ठीक है। जो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एक सिंपल मशीन जो रीड या राइट कर सके सिंबल्स को, जैसे हमारे पास स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जैसे। ठीक है। या वो ये मूव करती है टुवर्ड्स, जैसे यहाँ पे मूव करती है टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, और ये डिफरेंट रूल्स फॉलो करती है। और इसमें एक फाइनल स्टेट होती है, जो हमारे हमारे पास हमारा कोई इनपुट होगा या हमारा कोई आउटपुट होगा, उसका जो कोई फाइनल टास्क या उसका जो फाइनल सोल्यूशन होगा, उस पे ये हमारी आगे रुक जाती है। तो वो हमें देता है कि ये एक रियल टाइम में हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है। ठीक है। इवन दो ये हमारी रियल मशीन नहीं थी, तो लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, इसने आगे जाके डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मदद की। ठीक है। इसके बाद आए हमारे पास ENIAC मशीन्स। ये वाली जो है ENIAC ENIAC या ENVAC मशीन्स, जो जिनकी बुनियाद है जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे। तो एक्चुअली इनको बनाया कब गया था, वर्ल्ड वार टू के दौरान इनको डिजाइन किया गया था। यूएस आर्मी इस यूएस आर्मी ने इनको यूज किया जो बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, लाइक फिगर आउट करना कि हमें कहाँ पे एम करना है। ठीक है। हमें कहाँ पे बम गिराना है या हमें कहाँ पे एम करना है। ठीक है। तो इसका यूएस आर्मी ने वर्ल्ड वार 2 में यूज किया था। ठीक है। तो एनएक या एनवैक मशीन जो थी वो इतनी बड़ी थी, वो एक रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाती। डिस्पाइट उतना साइज होने के बावजूद भी ये इट वाज एबल टू परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। वो अमेजिंग था उस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा ह्यूज था उस टाइम पे, थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड। तो एनएक या एनवैक मशीन्स का इन्होंने बेसिस रखी हमारे पास जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स है। ठीक है। उसके बाद एक और रेवोल्यूशन आया जो ट्रांजिस्टर्स आया, या ये जो थी ना एनवैक मशीन्स, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करती थी। इनको हम वैक्यूम ट्यूब्स को हम जो पुराने जमाने के इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस थे, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हम कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है। तो इसको इसके बाद जब ट्रांजिस्टर्स का दौर आया, तो ट्रांजिस्टर्स में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, जो बेल लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस की गई। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस है, जैसे हमारे पास स्विच होता है, जैसे हमारे पास कोई स्विच होता है, उसको हम ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। ठीक है। या एम्पलीफायर हो सकता है, उसको हम स्विच कह सकते हैं। जो मतलब हमारे पास जो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करे, हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंट्रोल करें, ऑन करना है, ऑफ करना है, या कितना देना है। ठीक है। उसको हम ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स की मदद से हमने क्या किया, इन्होंने लेस पावर कंज्यूम किया, बहुत कम पावर लेते थे ये वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में बहुत कम पावर लेते थे। ठीक है। तो बिकॉज ये उनसे अच्छे थे, तो इसी वजह से यही वजह था कि ट्रांजिस्टर्स ने बहुत जल्दी रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है। इनका छोटा साइज, फास्टर थे। ठीक है। और मोर एफिशिएंट थे पावर कंजप्शन या वगैरह में। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में इनको हमने यूज किया। ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर्स का दौर आया। उसके बाद क्या हुआ ट्रांजिस्टर्स में,
इसके बाद आई हमारे पास माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स क्या थी, या आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रोचिप्स, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ये डिजाइन हो गई 1960s to 70s, ठीक है। इसमें क्या था कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, जो ट्रांजिस्टर्स थे हमारे पास या रेजिस्टर्स थे हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है, जब उनको हम सर्किट्स में डिज़ाइन करते थे। लेकिन आईसीज ने चेंज क्या किया इसमें, आईसीज ने इन सब को एक सिंगल चिप पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक सिंगल चिप पे इंट्रोड्यूस किया, एंटायर थिंग्स को एक सिंगल चिप पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, सर्किट स्मॉलर बन गए, चीपर हो गए, और फास्टर फास्टर टू प्रोडक्शन फास्टर बन गई उनकी, ठीक है। तो आईसीज की मदद से हम बना सकते थे अब कौन, फास्टर कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस इनोवेशन की मदद से हमारे पास आ गए, हमारे पास जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इन आईसीज की मदद से, ठीक है। तो इससे आगे हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन वहाँ क्या यूज होता था, वो हम अब ब्रीफली देखेंगे। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स था, कि कंप्यूटर्स कैसे इवॉल्व हो गए फ्रॉम अबैकस टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो हाँ, इसमें एक और लॉ भी था, इसमें एक और लॉ आ जाता है इसमें, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के रिगार्डिंग एक लॉ है, जो दिया है मूरे, एक साइंटिस्ट का नाम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम है मूरे, ठीक है। उन्होंने एक लॉ दिया 1965 में। इन्होंने क्या कहा उसमें, इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रिडिक्शन एक दी कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए चिप would double every 2 years। जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, असल में मकसद क्या है, जो आईसीज है इनमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वुड डबल, ये डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप वुड डबल, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स वुड डबल ऑन ए चिप एवरी 2 years। हर 2 साल के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे डबल हो जाएंगे, ठीक है, while the costs would be half। तो इस लॉ ने बेसिस रखी हमारी, जो फुल फ्लेजेड इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलपमेंट, और उसको हम बोलते हैं फिर वीएलएसआई, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो हो गई हमारे पास, या पहले, इससे पहले हो गई थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई, उसके बाद हो गई वीएलएसआई, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई हो गई इसके बाद, ठीक है। तो इनकी मदद से क्या हो गया, द प्रोसेसिंग पावर जो था कंप्यूटर्स का, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। जैसे कि हम इंटीग्रेट कर पाए अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल साइज चिप, ठीक है। जो वीएलएसआई में है, इसमें 3 मिलियन कंपोनेंट्स हम इंक्लूड कर पाए, ठीक है, एक स्मॉल चिप पे, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो। ओके, थैंक यू।